नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विषय में अनिवार्य संस्कृत और उसमें उच्चारण की व्यवस्था, उच्चारण का तात्पर्य, उच्चारण का महत्व और कैसे हमें शुद्ध उच्चारण को जानना है और उच्चारण के ही अंतर्गत हमें वर्णमाला के अक्षरों पर विशेष रूप से चर्चा करनी है। ये एक ऐसा प्रकरण है जो हिंदी शिक्षण में अनिवार्य संस्कृत के लिए अल्पज्ञ से लेकर के सब कुछ विशेषज्ञ तक के लिए अनिवार्य और आवश्यक होता है। चाहे कोई उस भाषा का अल्पज्ञ हो, चाहे कोई विशेषज्ञ हो, सबके लिए वर्णमाला और उसका उच्चारण जानना बहुत आवश्यक है। छात्रों, संस्कृत वर्णमाला की बात की जाए, वर्णमाला को हिंदी में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्वर और व्यंजन के आधार पर वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ये प्रकरण बहुत आसान है, लेकिन चाहे हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा हो अथवा अनिवार्य संस्कृत से संबंधित परीक्षा हो या फिर मुख्य रूप से संस्कृत की परीक्षा हो, ये एक ऐसा प्रकरण है जो डीएलएड की परीक्षाओं से लेकर के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्नों को प्रत्येक परीक्षा में शामिल कराने के लिए विवश कर देता है। इसलिए इस प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर और स्वर वर्णों के अंतर्गत बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे बन सकता है प्रश्न और किस प्रकार से हमसे पूछा जाता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि संस्कृत वर्णमाला की बात जब भी बात की जाएगी तो माहेश्वर सूत्रों की बात की जाती है। आज हम माहेश्वर सूत्रों की चर्चा न करते हुए सीधे वर्णमाला पर बात करते हैं, ताकि जिन लोगों को संस्कृत विषय से दूर दूर तक संबंध नहीं रहा है, उन लोगों के लिए भी ये वर्णमाला आसान और रुचिकर हो जाएगी। बात करते हैं स्वर वर्णों की। स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर अथवा प्लुत स्वर। इस प्रकार से 3 स्वर हैं। ह्रस्व को ही लघु कहा जाता है, दीर्घ स्वर वर्ण होता है और प्लुत स्वर वर्ण होता है। इनमें उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। जैसे एक प्रश्न बनता है कि संस्कृत वर्णमाला में अथवा अनिवार्य संस्कृत में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 है। आ, ई, उ, ऋ और ऋ, ये 5 ह्रस्व स्वर वर्ण हैं और इन 5 स्वर वर्णों को कई बार परीक्षा में पूछा गया। टेट की परीक्षा अगर आप 10 वर्ष का प्रश्न पत्र उठा करके देखिए तो लगभग 7 बार यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला में तो अनिवार्य संस्कृत में ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। और इस प्रकार से 5 हैं। इनका उच्चारण अगर हमें करना होगा तो अ, ई, उ, ऋ और ऋ। और फिर दूसरा है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण का तात्पर्य कि जिस वर्ण के उच्चारण में का मात्रा काल एक वर्ण के उच्चारण काल से अधिक लगता है, अर्थात ह्रस्व वर्ण के उच्चारण काल से जिसमें अधिक समय लगे वो दीर्घ काल। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर 2 मात्रा काल का उच्चारण समय लगता है वो दीर्घ वर्ण कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं कि अ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, ए और औ। ये इस प्रकार से 8 दीर्घ वर्ण हैं और 5 आपके ह्रस्व स्वर वर्ण माने जाते हैं। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी संस्कृत वर्णमाला की बात की जाएगी तो दीर्घ वर्ण में ए, ओ, ए, औ पढ़ा जाता है, जबकि आप हिंदी वर्णमाला में जब पढ़ते हैं तो आप ए, आई, ओ, औ पढ़ते हैं। इस क्रम को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि संस्कृत वर्णमाला में ए, ओ, ए, औ होता है। इसका आपको अगर परिभाषीकरण करना है, इसके बारे में और जानना है, तो आप एवोंग और एवोच के क्रमशः 3रा और 4था माहेश्वर सूत्र है, वहाँ से इसकी व्युत्पत्ति देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं प्लुत वर्णों की। प्लुत वर्ण का तात्पर्य होता है जिसमें दीर्घ वर्णों से अधिक का समय उच्चारण में लगता है, या यह भी कहा जा सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है। अब 3 मात्रा काल का समय नापा तो जा नहीं सकता है, तो इसका
तात्पर्य होता है कि जब भी हम किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं, किसी गीत अथवा संगीत की साज बजा रहे होते हैं, किसी गीत संगीत को गाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ अक्षर ऐसे आते हैं जिसमें हम प्लुत वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी के नाम का उच्चारण करना है, ग्रामीण परिवेश में या फिर आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों की एक सहज आदत है, किसी का नाम उच्चारण अगर हमें करना है तो हम उसके नाम के पीछे कुछ मात्राएं स्वतः जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कल्लू नाम है तो कल्लू ना कह करके कलुआ कहते हैं। अब व के बाद में जो बाद तक उच्चारण होता रहता है, जब बबलू किसी का नाम तो बबलुआ, अब व के बाद का जो उच्चारण है वो प्लुत उच्चारण होगा, क्योंकि जब भी किसी वर्ण पर दो मात्रा से अधिक का समय लगता है वो प्लुत वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार का संकेत तीन लिखा जाता है दिखाने के लिए, बताने के लिए और समझाने के लिए। लेकिन जब किसी शब्द में इसका प्रयोग होता है तो इस संख्या के अभाव में ही हम उसके उच्चारण के आधार पर जानते हैं कि ये वर्ण दीर्घ है अथवा प्लुत है, और उच्चारण से ये पता चल जाता है कि वर्ण दीर्घ है अथवा प्लुत है। तो इसमें 8 संख्या निर्विवाद रूप से सभी मनुष्यों ने, सभी व्याकरणाचार्यों ने स्वीकार कर ली, परंतु एक संख्या पर मतभेद ये है कि कुछ लोगों का मानना है, संस्कृत के जितने भी वैयाकरणाचार्य हैं उनमें कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लृ केवल लघु होता है। बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया कि स्वर वर्णमाला में कौन सा ऐसा अक्षर है जो दीर्घ नहीं होता है, तो आपका ये ऐसा अक्षर है जो दीर्घ नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये प्लुत होता है। तो परीक्षा में जब भी ये प्रश्न पूछेगा तो या तो पूछेगा कौन सा अक्षर दीर्घ नहीं होता है या फिर कौन सा वर्ण केवल लघु होता है। इन दोनों परिस्थितियों में हमें इस अक्षर का प्रयोग करना है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता कि ये अक्षर प्लुत नहीं होता है, क्योंकि इस पर सभी विद्वान एकमत नहीं। तो प्लुत हो सकता है, लघु होता है, परंतु ये दीर्घ नहीं होता है। अब एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों के कुल भेदों की संख्या कितनी है। प्रश्न के एक एक शब्द पर हमें ध्यान देना है, कुल भेदों की संख्या कितनी है। तो कुल भेदों में 5, 8, 13 और 8, 21, ये 21 भेद निर्विवाद रूप से सभी ने स्वीकार कर लिया है। जिसने इस अक्षर को माना है कि ये भी वर्ण स्वीकार किया जाता था, लृ प्लुत होता है, उनके मतानुसार स्वर वर्णों के 22 भेद होते हैं। तो 21 अथवा 22 भेद संस्कृत स्वर वर्णों के स्वीकार किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 4 प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया। कोई भी ऐसी टेट और डीएलएड की परीक्षा पूर्ण रूप से निकलने नहीं पाती जिसमें यहाँ से इन 4 प्रश्नों में से कोई प्रश्न बनकर के ना आया। एक प्रश्न पूछता है कि कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि स्वर के कुल भेदों की संख्या कितनी है। इन दोनों प्रश्नों में बहुत अंतर है और कई बार हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक समझ लेते हैं। स्वर के कुल भेदों की संख्या कितनी है और स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, इन दोनों प्रश्नों में हमें ध्यान रखना है। तो जब भी कुल स्वर वर्णों की संख्या पूछी जाएगी उस समय हमें 9 लिखना है। संस्कृत वर्णमाला में हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला का आधार लिया जाता है। वहाँ पर आयुगुण, ऋण्विक, एवोन, एवोच, ये 4 ऐसे माहेश्वर सूत्र हैं जिनमें 9 अक्षर, 9 स्वरवर्ण बनते हैं, और उन 9 स्वरवर्णों को आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, वो, ऐ, औ, इस प्रकार से ये 9 अक्षर मूल हैं जो स्वर वर्णों की संख्या को निर्धारित करते हैं। तो 5 ये हो गए और 4 ये अक्षर हो गए, ये 9 अक्षर ही स्वर वर्णों की कुल संख्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर के कुल भेदों की संख्या कितनी होती है, तो 21। अब अगर इस अक्षर के जो मानने वाले लोग हैं उनको भी शामिल करते हैं तो फिर 22 हो सकता है। विकल्प आपको जब भी मिलेगा तो 21 का मिलेगा या फिर 21, 22 दोनों का मिलेगा, केवल 22 का विकल्प नहीं रखा जाता परीक्षाओं में। फिलहाल हम
21 और 22 इस प्रकार से होता है। 22वां अक्षर ये। फिर एक प्रश्न बनता है कि कुल ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी है? तो कुल ह्रस्व वर्णों की संख्या ये है, तो ये संख्या हो जाएगी 5। अगला प्रश्न यही से बनता है कि कुल दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ वर्ण में 4 ये और 4 ये 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 4 प्रश्न अगर हमारे तैयार हो जाए तो फिर संस्कृत वर्णमाला से अथवा अनिवार्य संस्कृत से पूछे जाने वाले स्वर वर्णों की संख्या के सारे प्रश्न लगभग हल हो जाते हैं। इस प्रकार हम वर्णमाला से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को देख लें कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, इसमें प्लुत वर्णों की इसमें संख्या कितनी है, कुल भेदों की संख्या कितनी है और कितना हमें किस परीक्षा के किस प्रश्न के उत्तर में देना है। अब इसी प्रकार से जुड़े हुए जो और 1-2 प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि स्वर वर्णों को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो इसका एक दूसरा नाम अच है। और स्वर को अच क्यों कहा जाता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा माहेश्वर सूत्रों का परिचय जानना पड़ेगा। जैसे हम बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और 14 माहेश्वर सूत्रों में 10 बाद वाले माहेश्वर सूत्र व्यंजन वर्णों के लिए और पहले 4 माहेश्वर सूत्र स्वर वर्णों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और पहले 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं वो अयवोल, रिलरिक, एवोम, एवोच और इन चारों में से जो प्रत्याहार बनाया जाता है वो अच होता है। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? किसी भी सूत्र का प्रथम और दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर लेने के बाद उसका संक्षिप्तीकरण प्रत्याहार कहा जाता है। अर्थात जैसे हमें एवोच कहना है तो ये कहने की बजाय अगर मैं अ और च प्रथम और अंतिम अक्षर का उच्चारण कर दूं, अच कह दूं, तो तात्पर्य कि ये समस्त वर्णों का उच्चारण हो गया। तो इसीलिए स्वर को अच कहा जाता है क्योंकि इस आ से लेकर के इस चा तक सभी स्वर वर्णों का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जो स्वर की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं अथवा नहीं होते हैं, तो उनको हम अलग कैसे करेंगे? स्वर वर्णों में हम देखते हैं कि जो अंतिम अक्षर होता है जिसमें सूत्र की गणना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, आप ये समझ सकते हैं। और जब भी हम इस सूत्र के अंतर्गत आने वाले वर्णों की बात करेंगे, अक्षरों की बात करेंगे, तो इस इत संज्ञक वर्णों की चर्चा नहीं करेंगे। जो अंतिम अक्षर है उसकी इत संज्ञा होती है और सूत्र के मध्य में वर्णों की गिनती जब करते हैं तो उस इत संज्ञक वर्ण को हम हटा देते हैं। जैसे जब अच की बात करेंगे कि अच के अंतर्गत आने वाले अक्षर कौन हैं, तो आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, फिर फिर ए, ओ, ए और औ, और इनकी कुल मिलाकर के संख्या 9 होती है। आपसे पूछे कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 9। आपसे पूछे अच की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 9। चाहे आप स्वर वर्ण कहिए चाहे आप अच कहिए, जहां से जो प्रश्न बन सकते हैं वो बन सकता है कि 14 माहेश्वर सूत्रों में से कितने सूत्रों का प्रयोग स्वर वर्णों के लिए किया गया है? 4। स्वर को किस और नाम से जाना जाता है? अच। अच की संख्या कितनी है? 9। अच में जिन वर्णों को छोड़ दिया जाता है, जिनकी गणना अक्षरों के बीच में नहीं होती है, क्यों छोड़ दिया जाता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी इत संज्ञा होती है। जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। ये हम लोग संज्ञा सूत्र में कभी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वर वर्णों का प्रयोग डीएलएड की परीक्षा के अंतर्गत, टेट की परीक्षा के अंतर्गत अथवा सीटेट जैसी परीक्षाओं के लिए यहीं से प्रश्न बनता है। इसके बाद इसका और भी विस्तार है, परंतु हमारे लिए उस विस्तार की कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसकी आवश्यकता जब पड़ेगी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत